बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। क्या कर लिया था हमने लास्ट क्लास में? सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, और G1 फेस, S फेस, G2 फेस, और अमाउंट एंड प्लॉइड चल रहा था अभी। अमाउंट अमाउंट एंड प्लॉइडी कॉन्सेप्ट में मैंने क्रोमोसोम बना के दिखा दिए थे क्या? जीवन में किस तरह के क्रोमोसोम होंगे, जीटू में किस तरह के होंगे? वो आपने उसका प्लॉइडी कॉन्सेप्ट नहीं, हाँ वो बता दिए थे, लेकिन प्लॉइडी कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे। नहीं, मैंने आपको ये बताया होगा ना कि इस तरह का एक डायग्राम बनाया होगा, और यहाँ पर मैंने बोला होगा एम, है ना? यहाँ पे बोला होगा जीवन, यहाँ पे बोला होगा एस। हाँ। यहाँ पर मैंने क्रोमेटिन, यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम बनाया था कुछ इस तरह का, ऐसे करके बनाया था क्या क्रोमोसोम? 6 क्रोमोसोम। नहीं। ठीक है, ओके ओके। हमने अमाउंट कॉन्सेप्ट समझ लिया था, ठीक है, हमने बेटा अमाउंट हाँ। कॉन्सेप्ट समझ लिया था। हमें क्या सीखना था? प्लॉइडी कॉन्सेप्ट, है ना? तो प्लॉइडी कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिस इज एम, दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2। एम फेज में हमें क्या दिखता है? वी कैन सी क्रोमोसोम इन एम फेज, क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन विच फेज? एम फेज, है ना? एंड जी। इन G1 द अमाउंट ऑफ chromatin material is 2C, है ना? इन S द अमाउंट ऑफ chromatin material would be 2 from 2C to 4C, है ना? कितना होगा? 2C से लेकर 4C। और सी तक। कितना होता है बेटा? पूरा पूरा 4C होता है। तो देखो, जब क्रोमेटिन को आप जानते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर किससे मिलकर बना है? क्रोमेटिन फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये धागे हैं, दो चीज से मिलकर बने हैं। एक क्या होता है बेटा? डीएनए। एक क्या होता है ये। बेटा? डीएनए। और एक क्या होता है बेटा? आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन होता हाँ, यस। है ना? तो डीएनए क्या है? बहुत लंबा सा मॉलिक्यूल है ना? जो कि सेल जी। के अंदर फिट नहीं हो सकता है, तो वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ ऐसे ऐसे कॉइल कर लेता है अपने आप को, है ना बेटा? यस सर। और इसको अगर दूर से देखे तो ऐसा लगेगा कि कुछ इस तरह का धागा बन गया है, जिसके ऊपर क्या है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन। क्या बेटा? क्रोमैटिन। क्रोमेटिन। अच्छा, ये जब एम फेज में जाएगा, जब सेल क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा बेटा? एम फेज में जाएगा, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या होने लगती है? इसमें क्वाइलिंग होने लगती है, और इस तरह का शेप ले लेता है ना? यस। तो क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम। 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 ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपने वेबकैम को सही कर लूं। चलिए, आज वेबकैम इज नॉट वर्किंग। बेटा ये आपका इंग्लिश मीडियम बैच है ना? इंग्लिश बैच है ना? यस सर। ओके। तो शायद से आई एम नॉट कंफर्टेबल इन एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल से मैं दूसरा टीचर आपके लिए अरेंज कर दूंगा, बट आज मैं ये करा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है? सर फॉर मी इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उर्दू में आप मतलब हिंदी में बताएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, देन इट्स ऑल राइट। चलिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये जो क्रोमोसोम बनता है क्रोमेटिन से, ये कहाँ पर बनता है? एम फेज में बनता है। कहाँ पे बनता है? एम फेज एम में। फेज में। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जबरदस्ती कहाँ पर बनाना है क्रोमेटिन? यहाँ जीवन फेज में कंडेंस करके कंडेंसेशन कर दो, यहाँ पर कंडेंसेशन करो। कौन से सेल का? जीवन पे। तो ये तो नेचुरली नहीं होगा, जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो कंडेंस करेंगे हम, मान लेते हैं 2n इज इक्वल टू कितना है? 6। 2n का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? 2 क्रोमोसोम्स। फॉर वन कैरेक्टर, है ना? 2 क्रोमोसोम फॉर वन कैरेक्टर। तो टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 6 क्रोमोसोम होंगे। तो 6 क्रोमोसोम, अगर इनका कंडेंसेशन करके क्या बनाना है? 6 क्रोमोसोम। तो एक मदर, ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। एक मदर से, और दूसरा कौन सा बेटा? फादर से। ये वाला मदर से, ये एक फादर से। एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मदर साइड, इधर जो बना रहा हूँ कहाँ से आ रही है? मदर से। और इधर जो बना रहा हूँ किधर से आ रहा है? फादर से, है ना बेटा? ठीक है।
ये क्रोमोसोम में मैं यहाँ पे मान लो कैपिटल टी जीन बनाया और यहाँ पर मैंने मान लिया स्मॉल टी जीन मान लिया। कितने क्रोमोसोम हो गए? 2। अगला क्रोमोसोम का शेप कुछ इस तरह का है मान लो, अगले क्रोमोसोम का शेप कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल आर जीन, यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल आर जीन, और ये रहा एक तीसरा क्रोमोसोम, और यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल ए, यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल। बेटा ये कहाँ पर के हैं? ये जीवन के हैं। ये कैसे हैं? जीवन के क्रोमोसोम। तो जीवन के क्रोमोसोम कितने दिखे? 6 दिखे। लेकिन एक बात बताओ, 2n = 6 क्रोमोसोम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, G2 के क्रोमोसोम बनाओ। किसके बनाओ बेटा? G2 के। तो G2 में जो अमाउंट है डीएनए का, डबल हो गया या नहीं हो गया? हाँ हो गया 4। 4C हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर ये जो डीएनए बन रहा है, ये आधे डीएनए का क्रोमोसोम बन रहा है, यहाँ पर जो डीएनए है वो डबल हो गया है, तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होगा क्या? डबल, नया एक सेट बन जाएगा डीएनए का, नया सेट। तो क्रोमोसोम इस तरह का शेप लेगा या नहीं लेगा? यस करेक्ट। हाँ सही है। और यहाँ पर एक पेयर, ये कितना हुआ? एक क्रोमोसोम। अभी काउंट करो कितना क्रोमोसोम है यहाँ पर, कितना 4 chromosomes। कितने? 4। नहीं बेटा, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये काउंट एज 1 क्रोमोसोम। इसको क्या कैसे काउंट करेंगे? काउंट एज 1 क्रोमोसोम। ये भी बेटा एक क्रोमोसोम है। फर्क क्या है कि यहाँ पर जो डीएनए अमाउंट क्या है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट कितना है? 4C। डबल। हाँ, इसलिए ये नया, देखो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया तो एक नया भी तो शेप लेगा, कंडेंसेशन होगा तो ये शेप लेगा। तो ये कितना क्रोमोसोम है? इसको भी हम 1 काउंट करेंगे, काउंट एज 1। इसको क्या काउंट करेंगे? काउंट एज 1। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पर अमाउंट कितना है? 2C। यहाँ पे अमाउंट कितना है? 2C। और यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया? 4C। 4C। ये इसको भी कितना क्रोमोसोम काउंट करेंगे? एक क्रोमोसोम। तो अभी कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। 2 क्रोमोसोम। उसके बाद ये भी डबल हो जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम का मटेरियल भी। 3 क्रोमोसोम। अभी कितने बने? 3। 4। लास्ट में कुछ इस तरह का 5 6। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सा जीन था? कैपिटल टी था, कैपिटल टी है ना? यस। यहाँ पर कैपिटल टी था, तो यहाँ पर भी कॉपी होके यहाँ पर भी कौन सा जीन आएगा डीएनए का? कैपिटल टी। कैपिटल टी। यहाँ पर स्मॉल टी था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? स्मॉल टी। यहाँ पर कैपिटल आर था, कहाँ पर? यहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर नया जो क्रोमेटिड बना है इस पे भी क्या होगा? कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल। स्मॉल आर था तो इस पे भी क्या होगा? स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल ए था तो यहाँ पर भी क्या होगा? कैपिटल ए। यहाँ पर भी क्या था? कैपिटल ए, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कैपिटल ए। अब देखो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम G2 में कितने हुए? टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम अगर मैं यहाँ पे G2 की बात कर रहा हूँ, इधर मैं बात कर रहा हूँ G1 की, और इधर मैं बात कर रहा हूँ G2 की। टोटल क्रोमोसोम G1 में कितने? 3। 6। वेरी गुड, 6 क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन G1। अच्छा G2 में कितने दिख रहे हैं आपको? G2 में कितने दिख रहे हैं? 6। 6। बस डिफरेंस क्या है कि अमाउंट वहां पर ज्यादा है, इसलिए देखो। अब देखो ये जो चीज दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिड। क्रोमैटिन। ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन। अच्छा, तो ये जो क्रोमोसोम है जीवन वाला, इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? टोटल क्रोमेटिड कितने होंगे? टोटल क्रोमेटिड कितने होंगे? 6 क्रोमोसोम। सब क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड का बना है? एक क्रोमेटिड। 1। तो 6 क्रोमेटिड। 6 लेकिन यहाँ क्रोमैटिन। पर कितने क्रोमेटिड है? G2 में 12। 12, डबल क्रोमेटिड है। वेरी गुड। अच्छा, बस ये समझाना था। अच्छा ये देखो, ये जो आपस में ये क्रोमोसोम मैं बना रहा हूं, मान लो ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, ठीक है। एक मदर से आया है एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम किससे आया है बेटा? फादर से, है ना? फादर। तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में, यहाँ पर कैपिटल टी जीन है तो यहाँ पर भी क्या होगा? कैपिटल टी। हो सकता है यहाँ पर स्मॉल टी हो, लेकिन ये भी किसका जीन होगा? हाइट के लिए जीन होगा। तो ये मदर, ये फादर, तो ये जो कहलाए, ये दो क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या?
होमोलोगस homologous, क्रोमोसोम। पेयर में होते हैं ना डिप्लॉयड में, तो एक मदर से आएगा और एक किधर से आएगा, फादर से आएगा, दोनों क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। homologous, ये दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं क्या, है ना, तो ये एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है या दो अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है? दो अलग अलग, नहीं 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 नहीं, ये एक ही क्रोमोसोम है ना बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक ही क्रोमोसोम है ना। हाँ तो ये एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है या दो अलग अलग, एक ही क्रोमोसोम की एक ही क्रोमेटिड, क्रोमोसोम के, इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर। दो अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत अच्छा, समझ में आ गया आपको। तो इतना कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट एंड प्लॉयडी कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, कि देखो यहाँ पर अमाउंट क्या रहेगा, 2c रहेगा, यहाँ पर अमाउंट 2c से 4c रह सकता है, यहाँ पर अमाउंट कितना रहेगा, 4c। लेकिन आप ये डिप्लॉयड सेल है, अगर मान लो ये सेल कैसा है बेटा, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड है तो अगर यहाँ पर 2n है, यहाँ पर अगर 2n है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा, वह नहीं रहे, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। देखो हमने G1 और G2 का तो कंपेयर करके भी देखा कि बस यहाँ पे 2n वाले में एक फर्क क्या है, कि 6 क्रोमोसोम है आपके सिंगल क्रोमेटिड के, और यहाँ पर जो है वो कैसे क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम डबल क्रोमेटिड के। आती है बात समझ में, जी सर। कॉपी कीजिए। अच्छा, क्या क्रोमोसोम विजिबल होंगे G1s या G2 फेज में, कोई पूछे तो क्या क्रोमोसोम विजिबल होंगे? नहीं, हाँ, ये तो हमने जबरदस्ती कराया है, क्रोमोसोम विजिबल कहाँ पे होंगे, एम फेज में। कहाँ पर, एम फेज में। अच्छा, एम फेज में किस तरह के क्रोमोसोम दिखेंगे, दो क्रोमेटिड वाले या सिंगल क्रोमेटिड वाले? दो क्रोमैटिड वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हो गया। बहुत जल्दी, साथ में लिख रहे थे क्या आप बेटा? जी सर। ठीक है। सर हो गया। हो गया, चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताइए।
क्वेश्चन आपके स्लाइड पे सामने दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर 10 ही रहेगा दोनों में भी। हाँ बेटा, क्या होगा आंसर? 10 ही रहेगा दोनों में भी। ओहो, गलत हो गया बेटा। देखो समझो, पोलिन ग्रेन क्या होता है? मेल गेमिट। देखो होता तो मेल गेमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हम इसको मेल गेमिट मानते हैं, पोलिन ग्रेन को। हाँ या ना? हाँ। पोलिन ग्रेन मेल गेमिट है, तो गेमीट में नंबर आधा हो जाता है या नहीं आधा होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैन में, ह्यूमन में कितना है? 46 क्रोमोसोम, है ना? और हाँ। वुमेन में क्या है? 46 क्रोमोसोम, है ना? लेकिन ये दोनों अगर केस ए, ये दोनों मिल गए तो कितना बन जाएगा? 92। लेकिन बच्चे में, इन्फेंट में क्या 92 क्रोमोसोम होना चाहिए? नहीं। नहीं, तो ये गलत है। तो ये क्या करेंगे? 23 करेंगे स्पर्म में, है ना? और ये क्या करेंगे? 23 ओवम में। और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे? 46। 46। हाँ या ना? तो ये देखो, ये पोलिन पोलिन ग्रेन का नंबर दे रखा है, तो ये किसका नंबर दे रखा है? एन दे रखा है ना? एन। एन कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। पूछ रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल, वो पूछ रहा है 2n में। 2n में कितना होगा? तो 2n में कितना होगा? डबल कर दो। तो जीवन फेज में भी 10 क्रोमोसोम, और G2 फेज में भी क्या होगा? 10 क्रोमोसोम। 10। आई बात समझ में अब? नहीं आई? फिर से समझाऊं? जी सर। अच्छा, फिर से समझाता हूँ। देखो, पोलन ग्रेन की बात कर रहा है, तो मेल गेमिट की बात कर रहा है या नहीं बात कर रहा है? पोलन हाँ ग्रेन। हाँ करेक्ट। बात बताओ, यहाँ पर यहाँ देखो, 46 क्रोमोसोम था, तो आधा क्रोमोसोम इसकी माँ से आया होगा और आधा क्रोमोसोम इसकी पापा से आया होगा, है ना बेटा? हाँ। ठीक है। तो 20, ये अच्छा, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम को आधा करेंगे, ये क्या था? 2n था या नहीं था? 2n, आधा माता जी से आधा पिताजी से, है या नहीं? हाँ। तो ये 23 2n था। लेकिन अगर 2n 2n मिल जाता, ये भी 2n होगी। अगर 2n 2n मिल जाते तो क्या बन जाता? 4n बन जाता और या नहीं? एन बन जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया? 2n का आधा करना था, इन्होंने क्या किया होगा? n क्या होगा? n, यानी गेमीट में क्या होता है? n होता है। तो ये पोलन ग्रेन क्या है बेटा? गेमीट है या नहीं है? हाँ है। तो ये क्या, किसकी वैल्यू दे रखी है? n की वैल्यू दे रखी है। n कितना दे रखा है? 10। लेकिन ये पूछ किस में रहा है? डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है बेटा? 2n। डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है? 2n। वन। कर रहा है 2n का, तो n में 10 है तो 2n में कितने होंगे? 20। तो वन। जीवन में कितने क्रोमोसोम होंगे? 20 क्रोमोसोम। जीवन में कितने होंगे? 20। 20 क्रोमोसोम। और G2 में भी कितने होंगे? 20 क्रोमोसोम। 20 क्रोमोसोम। लेकिन इसमें अमाउंट कितना होगा? 2c। और इसमें अमाउंट कितना होगा? 4c। यानी इसके क्रोमोसोम कैसे दिख रहे होंगे? ऐसे। और इसके क्रोमोसोम कैसे दिख रहे होंगे? डबल। डबल। लेकिन दोनों कितने होंगे? 20, है ना? अब आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। लिख लिया आंसर? जी सर। चलिए, एक क्वेश्चन और करके बताइए आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपका कौन सा बोर्ड है? CBSE। दिल्ली बोर्ड या कहीं और का, बिहार का? दिल्ली बोर्ड। दिल्ली बोर्ड, ओके। तो ये अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे, नीट में आएंगे। बोर्ड में तो सिर्फ जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना, वही पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, करके बताइए।
CHR जब भी लिखूं तो क्रोमोसोम लिखूंगा, ठीक है, और क्रोमेटिड हमेशा पूरा लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आंसर बताइए। सर फर्स्ट वाले का आंसर 36 है। ओके, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड वाले का नहीं पता, अच्छा, लेकिन आगे बताइए, हाँ, आगे बताइए, इसका बताइए। G1 का 2N। अमाउंट तो सी में होता है ना बेटा, अमाउंट पूछ रहा है ना बेटा। 2C 2C हाँ, जी। और G2 का 4C। 4C। हाँ, आगे। और क्रोमेटिड इन G1 36 ठीक है, और क्रोमेटिड इन G2 72। सही 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 सही। देखो गिमिट क्या होता है, गिमिट बनाने के लिए यहाँ देखो मैन ने क्या किया, स्पर्म और ओवम गिमिट है या नहीं है, तो गिमिट बनाने के लिए क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो। हो रहा है। बस अब बता दो आंसर। तो 36 का हाफ। 18 है ना। जी। ठीक है, कॉपी हो गया, तो आगे बात करते हैं। एक छोटा सा जी नॉट फेज समझते हैं क्या होता है। जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज, स्टेज जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज क्या होता है, बताते हैं। सर आपने बताए थे G0 फेस। इनएक्टिव स्टेज होता है, बता हाँ दो। इनएक्टिव स्टेज आपने इसके बारे में बताए थे, और इसमें कुछ भी नहीं होता है, लाइक हाँ सेल बस रेस्ट करता है। ठीक है, बता दिया था तो वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मैं, अ, हाँ ये बताया था मैंने, डीएनए रेप्लिकेशन जो म्यूटेशन, डीएनए डैमेज कहाँ पर सही होता है। हाँ वो भी बताइए, G1 फेस में होता है। अच्छा, जब तक सही नहीं होगा तब तक एंटर नहीं करेगा, कौन नहीं सा। होगा जी। जी आगे वाले एस फेज में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटरफेस कर लिया, तो एम फेज स्टार्ट करेंगे। क्या, एम फेज। एम फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, माइटोसिस रिप्रेजेंट, माइटोसिस। तो हम कौन सा दो सेल साइकिल होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। हम पहले किसको कर रहे हैं, माइटोसिस को कर रहे हैं। माइटोसिस। ठीक है, तो सबसे पहला इसका एक पॉइंट जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो लिखा होगा मोस्ट ड्रामेटिक फेज, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। आप बताइए इससे क्या समझ में आता है, इसको ऐसा क्यों बोल रहे होंगे, ड्रामा करता है ये, क्या करता है। ड्रामेटिक पता नहीं। देखो ड्रामा में क्या होता है, बहुत सारे उथल पुथल, इधर उधर भागना, ये सब होता रहता है या नहीं होता रहता है। होता है। इसमें भी क्या हो रहा होगा, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे, उथल पुथल हो रही होगी, है ना। तो किसमें जी। उथल पुथल होती है, रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। किसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अकर्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है, इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और आगे बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए पूछ लिया जाएगा।
माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं या मियोसिस को, है ना, तो ये पूछा जाता है। ओके। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बता सकते हो? सोचो। देखो मैं बताता हूँ। ये सेल था, ह्यूमन सेल है, मान लो 46 क्रोमोसोम, कितना? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46 क्या हुआ होगा? 46 किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? वन क्रोमेटिड वाला। 46 कितने वाला? वन क्रोमेटिड वाला, है ना बेटा। उसके बाद 46 क्रोमोसोम किसमें बन गए होंगे? ये किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? 46 क्रोमोसोम कितना क्रोमेटिड वाला? टू क्रोमेटिड वाला। यानी यहाँ पर कितने क्रोमेटिड होंगे? 92। और यहाँ पे कितने क्रोमेटिड होंगे? 46। 46। अब ये जब डिवाइड होगा, ये जब डिवाइड होगा तो क्या होगा? 46 क्रोमोसोम इसको मिलेंगे, कितने और वाला? 46 दूसरे को मिलेंगे। 46 दूसरे को। तो क्या समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जितना क्रोमोसोम पहले था उतना ही क्रोमोसोम बाद में भी है या नहीं? हाँ सर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। आगे बात करें तो इसको ना प्रोग्रेसिव फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव फेस। प्रोग्रेसिव फेज। प्रोग्रेसिव फेज का मतलब क्या है? फेज या चेंज कुछ भी बोल दीजिए। ये जो एम फेज है ना बेटा, वो रुकेगा नहीं कभी भी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एम फेज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। या साइकिल है। नहीं, सेल डिवीजन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं पे रुकता नहीं है। सेल डिवीजन, एम फेज का मतलब क्या ओके। है ना? तो सेल डिवीजन इज अ सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस and changes are given name and changes are given। अभी एम फेज समझ, एकदम ध्यान से समझना है। जब समझाऊं तो उस समय एकदम समझना है, फिर नोट कीजिएगा। नोट करने का टाइम दे दूंगा। अब जी देखिए, सर। एम फेज को ना बेटा हम कितने दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एम फेज को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? दो हिस्सों में। एक को बोल रहा हूं मैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोल रहा हूँ? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। न्यूक्लियस कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? दो दो। इक्वल। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच कंप्लीट सेल डिवीजन। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच कंप्लीट्स सेल डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, फाइनली सेल डिवाइड, सेल दो हिस्सों में टूट जाता है। कैरियोकाइनेसिस को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? कैरियोकाइनेसिस को हमने चार हिस्सों में, चेंजेस में डिवाइड किया है। कितने चेंजेस में? चार चेंजेस में। प्रोफेज, प्रो मतलब सबसे पहला। मेटा, मेटा का मतलब बीच में, मेटाफेज। एनाफेज। और टीलो का मतलब होता है लास्ट, टीलोफेज। आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके ये सीक्वेंस पूछेंगे। सबसे पहले क्या आता है? प्रोफेज, फिर क्या आता है? मेटाफेज, फिर क्या आता है? एनाफेज, फिर क्या आता है? टीलोफेज। मेडिकल एंट्रीज में ड्यूरेशन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन। प्रोफेज में लगता है, फिर लगता है टीलोफेज में, फिर लगता है मेटाफेज में, फिर लगता है एनाफेज में। लॉन्गेस्ट टाइम किसमें बेटा? प्रोफेज में। ठीक है, और शॉर्टेस्ट किसमें? एनाफेज में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जी सर। ठीक है, चलिए अब कॉपी कीजिए, फिर आगे बात करेंगे।
सर हो गया। हो गया। जी। बेटा टाइम टेबल आपको क्या मिला है बायो का? मतलब लाइक बायो कौन, अभी तक टाइम टेबल नहीं आया सर। एग्जाम का पूछ रहे हैं ना? नहीं एग्जाम का नहीं पूछ रहा था, मेरी क्लासेस किस दिन होगी ये पूछ रहा था। अच्छा ओके, वो चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। सर ये जो प्रोफेस है, इट टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम फॉर डिवाइडिंग, राइट? नहीं नहीं, वी डिवाइड द वेरियस चेंजेस ऑफ एम फेज इनटू 4 फेजेस, है ना। हम चीज जितने हाँ भी चेंज आए हैं उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। तो सबसे लंबा जो चेंज चल रहा है ना, उस वाले फेज को हमने बोला प्रोफेज। जो सबसे ज्यादा ओके। टाइम जी। लगा जिस चेंज में, उसको हमने बोला प्रोफेज। हो गया सर, कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं। पहले अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो एक एक करके सब देखेंगे। लेकिन बिफोर प्रोफेज क्या सिचुएशन है? बिफोर प्रोफेज, बिफोर प्रोफेज क्या सिचुएशन है? तो हमने बिफोर प्रोफेज क्या हुआ होगा, जो इंटरफेस में जो चीज चेंजेस आए हुए होंगे उसी को तो हम बोलेंगे बिफोर प्रोफेज सिचुएशन। जो चेंज इंटरफेस में हुए होंगे उसी को तो हम देखेंगे प्रोफेज से पहले। बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चेंज इंटरफेस में आए हैं वही तो वही चेंज है ना प्रोफेज से पहले वाले चेंज। हाँ। ठीक है, कभी कभी छोटी बातें क्लिक नहीं करती है ना। नहीं, जीवन, जीवन फेज से पहले वाला जो है ना। नहीं देखो, पहले पूरा इंटरफेस चला, इंटरफेस चला यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो, है ना। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फेजेस थे, है ना। उसके जी। बाद क्या आया, एम फेज का प्रो फेज आया, है ना बेटा। तो प्रो करेक्ट। पहले कौन सा सिचुएशन होगा? तो इंटरफेस में जो भी बदलाव आए होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सब क्या सिचुएशन होगा? प्रो फेज से पहले वाला सिचुएशन होगा, जी सर। है ना। तो यही मैं बोल रहा था। जी। देखो, सेल, सेल के अंदर क्या है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन था। और क्रोमेटिन डबल हो गया था या नहीं हो गया था? हो गया था। हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डीएनए डबल बट इंटरबाइंड। आपस में क्या है, उलझे हुए हैं। डीएनए डबल तो हो गया है, बट क्या हो चुका है? इंटरबाइंड। बट इंटरबाइंड। और काम की चीज क्या हुई थी? और काम की चीज क्या हुई थी? ग्रोथ तो होता रहता है, वो काम की नहीं है। यहाँ पर बेटा सेंट्रियोल थी, है ना। सेंट्रियोल क्या हो चुके हैं? डबल हो चुके हैं। हो चुके हैं या नहीं? हो गए। ठीक है। तो प्रोफेज से पहले का सिचुएशन ये है कि सेंट्रियोल क्या हो चुके हैं? डबल हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रोफेज की। सबसे पहले क्या होगा प्रोफेज में? सबसे पहला क्या होगा प्रोफेज में? क्या होगा ये जो आपके, चलो मैं पॉइंट्स लिखने लगता हूँ। क्रोमेटिन जो है ना बेटा, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन
स्टार्ट्स टू कंडेंस। क्रोमेटिन के अंदर क्या कंडेंसेशन क्या हो चुका होगा, स्टार्ट हो चुका होगा, क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस, है ना। क्रोमेटिन में क्या हो चुका होगा, कंडेंसेशन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, ठीक है। कंडेंसेशन बोले तो कम होना शुरू होता है ना। नहीं बेटा, ये जो उलझी हुई वायर है ना, इसमें क्या होने लगी, क्वाइलिंग होने लगी। क्या होने लगी, क्वाइलिंग। लंबे से धागा को आप ऐसे से, लंबा सा धागा था, अब इसको क्या कर दो, आधा कर लो ऐसे मोड़ के, फिर और क्या कर लो, आधा कर लो, इसको घुमा घुमा के क्या कर लो, क्वाइल ये बना लो, गोल सा स्ट्रक्चर बना लो। या धागा को ऐसे घुमा घुमा के कैसा शेप दे दो, ऐसा शेप दे दो, तो क्वाइलिंग, क्वाइलिंग समझ में आया क्या हो गया, क्वाइलिंग, छोटा करना, क्वाइल करना बेसिकली। ओके, छोटा करना जी। हाँ, क्रोमेटिन स्टार्ट्स टू क्या होंगे, कंडेंस होंगे, वो शेप लेना शुरू कर देंगे, है ना। उसके बाद सेंट्रोसोम जो है वो कहां पर मूव कर रहा होगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें होता है, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, याद रखना, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। सेंट्रोसोम जी किसमें सर। होता है, सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो सेंट्रोसोम क्या करेंगे, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, मूव्स टू अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल में मूव करना लगेगी, मूव टू अपोजिट पोल। और क्या होगा, किस लिए मूव कर रहे हैं, टू मेक स्पिंडल फाइबर, टू मेक स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, टू मेक सर स्पिंडल। आपने बताए थे कि आप हमको बताएंगे स्पिंडल फाइबर क्या है। स्पिंडल फाइबर मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, जिस तरह सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, हाँ स्पिंडल हाँ। फाइबर। हाँ, और ये किसका है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो स्पिंडल फाइबर क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा, और सेंट्रोसोम मूव कर लिया। अब देखेंगे क्या यहाँ पर प्रोटीन की जरूरत है, क्या प्रोटीन बनाने की जरूरत है, या प्रोटीन हाँ पहले ही बना चुका जरूरत है। है। नहीं सर बेटा, प्रोटीन तो पहले ही बना चुका है ना सेल। ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत थी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, G1 में, G2 में। तो प्रोटीन जी बनाने का सारा काम क्या हो चुका है, बस हो चुका है। अभी यहाँ पर क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी काम में आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं। वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन कहाँ पे एंटर करता है, गोल्गी बॉडी में, जो मॉडिफाई करता है ना बेटा। जी सर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना, और उसके साथ कौन मदद करता है, गोल्गी बॉडी, है ना। और जी न्यूक्लियस के अंदर आपको याद हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, आपने अगर पढ़ा हो तो, हाँ। है ना, याद आ रहा है या मैं बताऊं। नहीं देखो याद है। जल्दी से देख लो, कोई बात नहीं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, और ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, है ना। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरआरएनए। और और आ रहे हैं। आरआरएनए क्या कहाँ पे, क्या बनाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है, यहीं पे फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो ये राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है ना। तो देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी तो राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम बना किससे है, आरआरएनए। और ये आरआरएनए बनाने वाला कौन है, न्यूक्लियोलस। तो ये तीनों प्रोटीन के बनाने में काम आते हैं। लेकिन ये तीनों का कोई काम नहीं रहेगा, तो एनर्जी बचाने के लिए सेल क्या करेगा, इनको डिसअपियर कर देगा। क्या कर देगा, डिसअपियर। ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है, लास्ट स्टेप, ये सब क्या है, लास्ट में हो रहा है। और सबसे लास्ट स्टेप कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसइंटीग्रेट। देखो मैं इधर बना रहा हूं अर्ली प्रोसेस, मैं क्या बना रहा हूं बेटा, इधर बना रहा हूं अर्ली प्रोसेस, और इधर मैं बना रहा हूं लेट प्रोसेस, ठीक है। अर्ली प्रोसेस, लेट प्रोसेस। अर्ली प्रोसेस में क्या है, न्यूक्लियस है। अर्ली प्रोफेज में क्या है, न्यूक्लियस है। और क्रोमेटिन में क्या होने लगा है, कंडेंसेशन होने लगा है, थोड़ा बहुत क्रोमोसोम दिखने भी लगा है, थोड़ा बहुत क्रोमोसोम दिखने भी लगा है। लेकिन अभी भी क्या है, सारे में कंडेंसेशन नहीं हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, साथ ही साथ क्या दिख रहा है, गोल्गी बॉडी भी दिख रहा है। अरे और यहाँ न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जी न्यूक्लियोलस सर। दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, क्या क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, हाँ या ना। हाँ क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया, गायब हो गया। मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ। डॉट डॉट का मतलब क्या था, हुआ करता था, अब यहाँ पर नहीं है, है ना। उसी उसी की तरह क्या है, गोल्गी बॉडी,
वो भी क्या हो गया, चला गया। चला गया। ठीक है, और अब यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या बन चुका है, क्या क्रोमेटिन दिखने लगे हैं, क्या दिखने लगे बेटा, क्रोमेटिन दिखने लगे, सॉरी क्रोमेटिन नहीं, क्रोमोसोम दिखने लगे, है ना, क्रोमेटिड दिखने लगे। क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में फर्क है, क्रोमेटिन तो ये हुआ है ना, और ये जो दो दिख रहे हैं लेग्स वो क्या है, क्रोमेटिन। अच्छा बेटा एक चीज और देखो, एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये देख रहे हो बेटा, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, तो ये क्या है बेटा, यहाँ ये बीच से मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या है, वन क्रोमेटिड, है ना, जी सर। और ये क्या है, सेकंड क्रोमेटिड, सेकंड क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। ऑब्जेक्टिव बुक है बेटा कोई आपके पास, कोई सी भी, इसी में लिख रहे हैं। नहीं प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव बुक ले रखा है आपने, हाँ ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट मिलेगा उसको सॉल्व किया करना है, ठीक है बेटा। जी सर। देखो ये बेटा क्या है, क्रोमेटिड में कितने आर्म है, इसको आर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्म। तो एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म, कितने आर्म होते हैं, दो क्रोमेटिड में चार आर्म, एक क्रोमेटिड में दो आर्म। आई बात समझ में, तो ये आर्म मेंशन कर लेना डायग्राम में, जल्दी से मेंशन कर लो, यहीं पे मेंशन कर लो जो डायग्राम बना है, आर्म 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 आर्म। जी सर। हो गया सर। हो गया। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला कि सेंट्रोजोम मूव कर चुका होगा कहां पर, अपोजिट पोल की तरफ, सेंट्रोजोम मूव कर रहा होगा अपोजिट पोल की तरफ, तो मैं यहां पर सेंट्रोजोम को मूव करवा दूं क्या, एक पोल तो यहां पर है तो ये यहां पर आ जाएगा, और एक सेंट्रोजोम कहां पर जाएगा, दूसरे पोल की तरफ, एक सेंट्रोजोम कहां पर जाएगा, दूसरे पोल की तरफ, कहां पर मूव करेगा, सर पोल किधर है ये? पोल मतलब क्या होता है, अर्थ देखा है, अर्थ में क्या अच्छा बोलते हैं, वो पोल, ओके एक पोल समझ गए ऊपर समझ एक पोल नीचे, हाँ वो उसी गए। पोल जी को सर बोलते हैं। समझ गए। हाँ तो एक दोनों सेंट्रोजोम कहाँ पे पहुंचेंगे, एक यहाँ पर पहुंचना है, एक को यहाँ पे पहुंचना है, तो मैं एक को सेंट्रोजोम को यहाँ पर पहुंचा दूं, क्योंकि अब लेट में तो यहाँ पे पहुंच चुका होगा, है ना बेटा, जी सर। जी और सर। सेंट्रोजोम को यहाँ पर भी पहुंचा देता हूँ, गंदा बन गया। ठीक है, अब देखो सेंट्रोजोम के आसपास ना माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिख रहे हैं क्या, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, है ना, तो यहाँ पर भी क्या है बेटे, माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल। चीज बनी है बेटा, ये जो चीज बनी है ना, देख रहे हो, स्पिंडल जी सॉरी सर। सेंट्रोजोम और माइक्रोट्यूब्यूल को, इसी को बोलते हैं हम क्या, एस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टर। तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, एस्टर, एस्टर। अब देखो, जी सर। अब देखो, अब यहाँ से क्या पैदा हो रहे होंगे, स्पिंडल फाइबर, क्या पैदा हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। किससे पैदा हो रहे हैं, एस्टर से, किससे पैदा हो रहे हैं, एस्टर से, आ रही बात समझ में, यहाँ जी से सर। क्या पैदा होंगे, एस्टर, स्पिंडल फाइबर, क्या पैदा होंगे, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेल पहले क्या कर रहा है, सेंट्रोसोम को मूव कर रहा है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गायब कर रहा है, फिर सबसे लास्ट में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है। अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा हम क्या बोलेंगे, सेल कहाँ पहुंच गया, दूसरे फेज में पहुंच गया। तो हमने क्या किया है अपने सहूलियत के हिसाब से, सेल ने नहीं सिखाया हमें कि ये मेटाफेज मानो इसको प्रोफेज मानो, हमने चेंजेस को किसमें डिवाइड कर दिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो ये देखो ये क्या था, अर्ली प्रोफेज, यानी जैसे ही एम फेज शुरू होगा, है ना, तो सेल की नजरिया ऐसा होगा, और जब प्रोफेज खत्म हो रहा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, लेट प्रोफेज। इतनी बात समझ में आती है क्या, जी सर। ठीक है। अच्छा एक बात और लिख दूं, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में कितने एस्टर, कितने एस्टर दिख रहे हैं, टू एस्टर, कितने एस्टर, टू एस्टर, एनिमल सेल में टू एस्टर, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल, क्या बोलेंगे, एम्फी, एम्फी का मतलब क्या होता है, दो, दो। एम्फी एस्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल। और हम बात करें प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या बात करेंगे, स्पिंडल फॉर्म्स डायरेक्टली, क्या है, स्पिंडल जो होता है ना वहां पर सेंट्रोसोम नहीं होते प्लांट सेल में, तो स्पिंडल क्या होता है, फॉर्म जो बनता है स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स डायरेक्टली बनता है सेल के अंदर, कोई ऑर्गन नहीं है बनाने के लिए, तो इसको एब्सेंट है एस्टर यहाँ पर, है ना, मतलब तो इसको जी क्या सर। बोलेंगे, एन एस्ट्रल, क्या बोलेंगे, एन एस्ट्रल,
ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? अब जी देखो, अब जैसे ही प्रोफेज का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा टूट जाएगा, तो क्या न्यूक्लियस का अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम सब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे? आप फिर से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो अंदर के क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ठीक है, तो इसी को, उस फेज को क्या बोलेंगे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखना बंद हो जाएगा? उसी फेज को हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाफेज बोलेंगे। आई बात समझ में? जी सर। तो अभी कॉपी कीजिए, यहाँ से कॉपी करना है। नहीं सर, कॉपी हो गया। हो गया था। एक पॉइंट लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नोट डाल के लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट ब्रेक। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट ब्रेक, ऐसा क्यों? बेटा प्रोटीन की भले जरूरत ना हो, लेकिन ये इतने सारे काम करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी या नहीं? हाँ, सेल सही रिक्वायर, है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक नहीं होगा। सेल रिक्वायर एनर्जी, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन नीट का, कि माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कौन बना? एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया। जी अच्छी बात सर। समझ में? ठीक है, तो ये कॉपी कीजिए, या हो गया? जी सर। मेटाफेज जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, एकदम खत्म हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए, तो क्या होगा? मेटाफेज होगा। क्या कहलाएगा? मेटाफेज। मेटाफेज। सर हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। किसकी बात करते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज। ध्यान से समझिएगा, मेटाफेज की शुरुआत कैसे होगी? जैसे प्रोफेज खत्म हुआ था, उसी तरह से मेटाफेज वहां से शुरू होगा। या चलिए मैं बाद में, ठीक है। मेटाफेज, मेटाफेज की बात करें तो क्या ऊपर में सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम पे एस्टर बना हुआ है, ऊपर में एस्टर बना दिया, ठीक है। एक एस्टर मैं कहाँ पे बनाऊं? नीचे में। एक एस्टर मैं कहाँ पे जी बनाऊं? सर। नीचे में, है ना? जी। रोशनी भी लगा दूं, रोशनी का मतलब लाइट नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। अब देखो, जी। यहाँ पर क्या बन चुके हैं? क्रोमोसोम बन चुके हैं क्या सेल के अंदर? क्रोमोसोम पूरे में सेल में फैल चुके हैं। जी सर। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर अपीयर। मैं पॉइंट्स लिखता हूँ क्या क्या होगा। सबसे पहला क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया है, क्रोमोसोम कम्स इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहला तो क्रोमोसोम कहां पर आ गया है? कम्स इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम कहां पर आ चुका है? साइटोप्लाज्म पे आ चुका साइटोप्लाज्म। है। अच्छा, और क्या है? यहाँ पर कंडेंसेशन, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? कोई पूछे कि क्रोमोसोम कहां पर विजिबल होता है सबसे अच्छा, तो क्या बोलिएगा? देखिए प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हुआ था, जैसे ही कंडेंसेशन खत्म हुआ, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा ना, उसी वक्त क्या होगा? कंडेंसेशन खत्म होगा। तो यानी कंडेंसेशन कहां पर खत्म हो रहा है? प्रोफेज के एंड में, या फिर हम बोल सकते हैं मेटाफेज की शुरुआत में। तो सबसे अच्छा क्रोमोसोम कहां पर दिखेगा? मेटाफेज में दिखेगा, प्रोफेज में दिखेगा, एनाफेज में दिखेगा, कहां दिखेगा? मेटाफेज। वेरी गुड। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स गेट कंप्लीटेड। कंडेंसेशन ऑफ chromosomes gets completed। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है ना? तो जी। बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम लिख दूं? बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ, अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ना है क्रोमोसोम का तो यही क्या है? बेस्ट फेज है ना? अब देखो यहां से काम की बात शुरू है। ऑन क्रोमोसोम, ऑन क्रोमोसोम, ऑन क्रोमोसोम काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या बेटा? काइनेटोकोर अपीयर्स। क्या अपीयर हो रहा है क्रोमोसोम के ऊपर? क्या बना है?
काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। और मेंशन कर लीजिएगा, ये क्रोमोसोम है मान लीजिए, तो क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो बनाया था मैंने आपको पिछले डायग्राम्स में दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? या फिर मैं ऐसे क्रोमोसोम बना दूं, ऐसे बना दूं, तब भी दिख रहा है बीच में पार्ट, है ना? इस जी पार्ट को सर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। MERE, सेंट्रोमियर मेंशन कर लीजिए जल्दी से। सेंट्रोमियर जो दो क्रोमेटिड को जोड़ रहा है ना? जी सर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कहां पर थे? काइनेटोकोर अपीयर्स। काइनेटोकोर क्या होता है? कहां पर अपीयर हो रहा है? अपीयर ऑन सेंट्रोमेयर। कहां पर अपीयर हुआ है? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर अपीयर हुआ है। क्या होता है? डिस्क शेप प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। डिस्क शेप, डिस्क की तरह शेप है इसका, और किसका बना है? प्रोटीन का बना है, तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। कहने का मतलब, अगर ये क्रोमोसोम है, क्या है? ये क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमेयर है, इसके ऊपर बेटा क्या, इसके ऊपर क्या बन गया बेटा जी? एक प्रोटीन का डिस्क आ गया है। क्या आ गया बेटा? प्रोटीन का डिस्क। दिख रहा है क्या? जी सर। इसी प्रोटीन के डिस्क को हम क्या बोल रहे हैं? काइनेटोकोर बोल रहे हैं। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक है, अब इस प्रोटीन के डिस्क पे क्या लगेगा? स्पिंडल फाइबर आके क्या होगा? अटैच होगा। क्या अटैच, कौन अटैच होगा? स्पिंडल फाइबर। कौन अटैच होगा? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो मैं इस पे, मैं सब पे आपको ये बना दूं काइनेटोकोर। और सबसे क्या होगा? यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, ऊपर से अटैच होगा ऊपर वाले काइनेटोकोर पे, है ना? यहाँ से निकलेगा, कहाँ पर अटैच होगा? ऊपर वाले काइनेटोकोर पे। यहाँ से निकलेगा, कहाँ से अटैच होगा? ऊपर वाले काइनेटोकोर से। यहाँ से भी निकलेगा, कहाँ अटैच होगा? ऊपर वाले काइनेटोकोर से। यहाँ से निकलेगा, कहाँ अटैच होगा? ऊपर वाले काइनेटोकोर से। यहाँ से निकलेगा, नीचे वाले से स्पिंडल फाइबर, सब जगह से काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। दिख रहा है क्या? ठीक है। जी सर, समझ में आया। अच्छा, कुछ फाइबर ऐसे भी होंगे, कुछ फाइबर देखो कहीं टच नहीं हो रहे हैं। दिख रहा है क्या? क्रोमोसोम से टच नहीं हो रहे हैं। ये जो टच हो रहे हैं इनको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर। कितने होंगे क्रोमोसोमल फाइबर? क्रोमोसोमल फाइबर कितने होंगे? ह्यूमन में कितने होंगे ये बताइए? ह्यूमन में कितने होंगे? बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्रोमोसोम। तो ये देखो, एक क्रोमोसोमल फाइबर ऊपर, एक नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्रोमोसोमल फाइबर कितने होते हैं? जितने क्रोमोसोम उसके डबल। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46 होते हैं। तो कितने क्रोमोसोमल फाइबर होंगे? 90। 92। अच्छा, जी ये सर। वाले फाइबर क्या कहलाएंगे? नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। ये वाले क्या कहलाएंगे? नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। क्या कहलाएंगे? नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो गए। अब देखो, अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, इसमें खींचातानी होगा। ये नीचे खींचेगा कहीं पे, ये ऊपर खींचेगा, खींचातानी शुरू होगा। क्या होगा बेटा? खींचातानी शुरू होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? समझ रहे हो? कोई स्पिंडल फाइबर ऊपर खींच रहा है, नीचे से भी खींच रहा है, ऊपर नीचे खींच रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा मैं अभी बताता हूँ आपको। जो स्पिंडल फाइबर है ना बेटा, वो टूट बीच में आ सकता जाए। है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर टूट सकता है ना? नहीं, टूट भी नहीं, टूटेंगे क्यों? इस पे बाहर से कोई फोर्स थोड़ी लगा रहा है, ये तो अपने हिसाब से सेल्फ फोर्स लगवा रहा है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, अब देखिए, ये सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पर आ जाएंगे? बीचों बीच आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पे। देखो, या ऊपर से भी स्पिंडल फाइबर, नीचे से भी स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का इक्वेटर कहां पर होगा? क्या ये यहीं कहीं पे इक्वेटर होगा या नहीं स्पिंडल फाइबर का? हाँ सर। ठीक है, तो सारे क्रोमोसोम कहां पर आ जाएंगे? इक्वेटर बीच ऑफ। में आ जाएंगे। एस्टर बना दूं? जी सर।
अब स्पिंडल फाइबर बना दो, ऊपर खींचातानी करके सारे स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, सारे क्रोमोसोम को साथ में ला ली। इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर पे। और ये जो प्लेट बनी है, ऐसा लग रहा है बीच में क्रोमोसोम आ गया है, ये प्लेट बनी है ना, इसी प्लेट को क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक या इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक फिजिक या इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, लास्ट पॉइंट भी लिख दूं। लास्ट पॉइंट क्या होगा, क्रोमोसोम कहां पर आ जाएंगे, इक्वेटर पे। तो लास्ट पॉइंट लिख दूं, नाउ क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। नाउ क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर कॉल्ड मेटाफिजिक प्लेट। इसी इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। सर हो गया। हो गया। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, एनाफेज की। किसकी बात करेंगे, एनाफेज। देखो बेटा, अगर क्रोमोसोम सारे कहां पे आ गए, बीच में आ गए, क्रोमोसोम सारे कहां पे आ गए, बीच में आ गए, है ना, इक्वेटर पे, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्पिंडल। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्पिंडल। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक स्पिंडल। लेकिन मान लो सेल में, कभी प्लांट सेल में वैक्यूल बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्या बनते? वैक्यूल, 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 ये क्या है बेटा, वैक्यूल, वैक्यूल। अच्छा वैक्यूल, ओके जी। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल होते हैं बेटा, ये क्या करेंगे, अच्छा खासा जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, नीचे की तरफ से होगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नीचे की तरफ से होगा। तो क्रोमोसोम क्या सिमेट्री पे होंगे, नहीं, सेल के बीचों बीच नहीं होंगे, है ना। तो इसको क्या जी बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्पिंडल। तो ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होगा ना? हाँ, प्लांट सेल में होगा, क्योंकि एनिमल सेल में तो वैक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। आई बात समझ में, जी ठीक। सर। तो एक सेल को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, तो एक सेल को मोर साइटोप्लाज्म मिलेगा, है ना बेटा, अनइक्वल हाँ डिवीजन। जी। और एक सेल को क्या मिलेगा, लेस। यहाँ से अगर डिवाइड कर दो सेल को, यहीं से डिवाइड करेंगे ताकि आधा क्रोमोसोम 2C वाला ऊपर चला जाए और आधा क्रोमोसोम 2C वाला नीचे चला जाए, यही तो होगा ना बेटा। हाँ सर। तो नीचे वाले सेल को क्या मिलेगा, लेस साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर सिमेट्रिकल स्पिंडल होगा तो कैसा डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन। कैसा डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन। और अगर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर होगा तो क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, अच्छा अब हम एनाफेज की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये तो चलो बता दिया। बिफोर एनाफेज क्रोमोसोम कहां पर है, बिफोर एनाफेज क्रोमोसोम कहां पर है बेटा, इक्वेटर पे, मेटाफेजिक प्लेट पे है ना बेटा। जी सर। बिफोर एनाफेज क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर।
अब देखते हैं, देखो बेटा, जीवन में क्रोमोसोम कैसा था, जीवन में क्रोमोसोम कुछ इस तरह का था, है ना। यहाँ पे मान लो ए जीन था, यहाँ पे मान लो बी जीन था, इस तरह का क्रोमोसोम था। क्या आया, एस फेज आया, क्या आया, एस फेज, डबल हुआ होगा। और G2 में कैसा बन गया क्रोमोसोम, इस तरह का, है ना। जी सर। अब देखो समझो, यही इस तरह का क्रोमोसोम कहाँ पर आया है, ये आया है एनाफेज में, एनाफेज में भी तो यही है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं क्रोमोसोम को, क्या बन गया, ठीक है। यहाँ पे काइनेटोकोर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। अगर मैं ऊपर नीचे इसको खींचे, ये ऊपर खींचे इसको, कहाँ पे खींचे, ऊपर, और ये नीचे की तरफ खींचे, तो क्या ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं। ये बीच में किसकी मदद से जुड़ा हुआ है बेटा, बीच में, काइनेटोकोर। नहीं काइनेटोकोर तो बाद में आया ना, सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ है ना, बीच में जी क्या है, सर। जी सर। ऊपर से नीचे से अगर खींचा जाए तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएगा, तो क्रोमोसोम आधा में डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये होगा। 4C वाला क्रोमोसोम था, ये कैसा था, 4C वाला क्रोमोसोम। ये कैसा था क्रोमोसोम, 2C वाला क्रोमोसोम। हमेशा सेल में कैसा क्रोमोसोम होना चाहिए, 2C वाला, है ना। और जी 2C भी बोल दो, है ना। अच्छा, यहाँ पर कैसा क्रोमोसोम था, 4C, तो यहाँ पर क्या आया बेटा, 2C आया, और प्लाइडी क्या रहेगी, 2N रहेगी। यहाँ पे भी क्या आया बेटा, 2C आया, और प्लाइडी क्या रहेगी, 2N। 2n। यहाँ पर क्या थी, 4C और 2N था, तो यही यहाँ से यही तो जाना था बेटा। देखो 2C 2N चाहिए था ना, मैं 2C 2N, क्या हमें एनाफेज में क्या होगा, समझ में आया, एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। सर आप इसके भी पॉइंट्स लिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या है इसका पॉइंट की बात मैं करूं, तो सेंट्रोमेयर क्या होगा बेटा, स्प्लिट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड बोथ सिस्टर क्रोमेटिड गेट्स सेपरेटेड। सेंट्रोमेयर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है, दोनों क्रोमेटिड क्या है, सेपरेट हो गए, ठीक है। एंड मूव, और कहां पर मूव करने लगे, एंड मूव टू अपोजिट पोल। अब इसको और अच्छे से समझाता हूँ, मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम थे बीच में, 46 क्रोमोसोम थे। अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर होगा, स्पिंडल फाइबर, आधे क्रोमोसोम कहां पर, ऐसे करके आधे क्रोमोसोम खींचेंगे तो ऐसे करके ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे। ठीक है। कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड वी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ। यहाँ पर भी कैसा होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से सेल को डिवाइड कर दें, यहाँ से साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दें, तो क्या दो सेल बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा। तो ये 46 कैसा था, 4C था, और क्या था, 4C और 2N। 2n। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 2C 2N, और 2n। क्या मिल गया हमें, 2C 2c 2n। 2N। ये चाहिए था क्या, 2C 2N। अच्छा मैं बोलूं शेप ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम तो मेटाफेज में पढ़ेंगे, लेकिन क्रोमोसोम का शेप देखो, ये जो शेप था, ये तो ओरिजिनल शेप नहीं था ना, 4C वाला था, लेकिन ओरिजिनल आदमी क्या होता है, 2C वाला होता है ना। तो शेप देखो यहाँ पे पता चल रहा है, शेप इन्वर्टेड वी जैसा, है ना। तो शेप कहाँ पर पता करते हैं, कोई पूछ ले कि क्रोमोसोम का शेप कहाँ पे पता चलता है, तो एनाफेज में पता चलता है। शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम इज विजिबल इन, इज विजिबल इन एनाफेज, इन एनाफेज। क्या आपने सेल चैप्टर में आपने अलग अलग तरह के क्रोमोसोम पढ़े हैं, देखो ऊपर वाला लेंथ, ये वाला क्रोमोसोम क्या है, मेटासेंट्रिक, कैसा क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, इक्वल आर्म, इक्वल आर्म लेंथ जो है आर्म का इक्वल है, इक्वल आर्म लेंथ, आर्म लेंथ। अगर इसको तोड़ोगे दो हिस्सों में, इसको अगर ब्रेक करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक ऐसा प्लस एक ऐसा, इन्वर्टेड वी, कैसा मिलता है, इन्वर्टेड
वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप। तो किस तरह के क्रोमोसोम से इन्वर्टेड वी शेप मिलता है? मेटासेंट्रिक। और भी क्रोमोसोम होते हैं तो उनसे अलग अलग तरह का शेप मिलेगा। क्या ये वाली बात समझ में आती है या नहीं आती है, ये पूछिए, बताइए। आती है सर। आती, वेरी गुड। एक सेकंड सर, इसको आप तोड़ेंगे तो दोनों भी मिलेंगे ना, इन्वर्टेड वी और वी दोनों शेप हाँ, मिलेंगे। एक वी है, एक इन्वर्टेड वी है। तो लोगों ने एक ही नाम, क्योंकि दो अलग अलग नाम हो जाता तो साइंटिस्टों ने क्या नाम रखा? एक ही नाम रखा, इसको भी इन्वर्टेड वी सिर्फ। हाँ। ओके ठीक है, समझ गए। ये वाला कॉपी हो गया था। ये वाला, हाँ ये हो गया था। सर हो गया। हो गया। सर हो गया। चलो, आज के लिए लास्ट टॉपिक करते हैं, टीलोफेज, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा। अब क्या है, देखो, सोचो, दो सेल बनाना है ना। क्रोमोसोम सबको इक्वल मिल गया है। देखो, क्रोमोसोम क्या मिल गया है? इक्वल मिल गया है। आधा क्रोमो, अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा दो सेल। तो इसको यहाँ पर क्या करना होगा? वापस से न्यूक्लियस में डालना होगा इस क्रोमोसोम को, है ना। और फिर इस क्रोमोसोम, इसको भी कहाँ पे डालना होगा? न्यूक्लियस। तो इस फेज में क्या आएगा? न्यूक्लियस वापस से रीअपियर होगा या नहीं होगा? जो जो चीजें खोई थी वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी? वापस आ जाएंगी, तभी तो डिवाइड होगा। कैसे वापस आएगी? ये इस इतना डिटेल मैकेनिज्म नहीं जाता है, लेकिन सेल में हमने देखा है कि सेल जब ये सारे काम कर लेता है तो जो जो चीजें, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों वापस आ रही है, ये बता रहा हूँ। वापस अब सेल डिवाइड होगा, वापस सेल डिवाइड होगा बेटा। तो ये सेल को वापस से G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा। उसमें वापस से प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो वापस, जरूरी है। हाँ, तो वापस से उन जो ऑर्गेनल खोए हैं उनको वापस से क्या करना होगा? पैदा करना होगा, क्योंकि आगे हाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसलिए वापस क्या होंगे? रीअपियर होंगे, है ना। तो टीलोफेज में क्या होगा बेसिकली? क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डीकंडेंस टू बिकम क्रोमेटिन। क्रोमोसोम वापस से अपने आप को क्या कर लेंगे? पहले जैसा। क्रोमोसोम डीकंडेंस, कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन, टू फॉर्म क्रोमेटिन। और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? रीअपियर्स। और क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस reappear to form protein, reappear to form protein।
तो सेल कैसा दिख रहा होगा? सेल में ऊपर में भी क्या होगा? सेंट्रोसोम। नीचे में भी क्या होगा? सेंट्रोसोम। ऊपर में क्या बन चुका होगा? एक न्यूक्लियस ऊपर में बन चुका होगा। एक न्यूक्लियस कहाँ पर बन चुका होगा? नीचे में। ऊपर और नीचे। अब यहाँ से अगर साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दूं मैं, अगर साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दूं तो 2 सेल बन जाएगा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो, कॉपी कर लो, टीलोफेज भी हो गया। तो टीलोफेज में बस सब चीज वापस आ जाता है और फिर उल्टा है। दो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का तो उसको अलग से पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या था? न्यूक्लियस का डिवाइड होना। तो देखो न्यूक्लियस 2 हो गया या नहीं आखिरकार? हाँ हो गया। हाँ, तो न्यूक्लियस ओके का ओके ओके, समझ गए सर। जी सर, हो गया सर। हो गया। तो आज के लिए इतना ही, यू कैन लीव नाउ। सर आप बोलिए। सर, आप एनाफेज का ब्रीफिंग बता सकते हैं? एनाफेज में कुछ नहीं हुआ बेटा। एनाफेज में क्या हुआ, मैं फिर से